नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कक्षा 9 की समकालीन भारत जो कि सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पाठ्यपुस्तक है उसका पार्ट 3 अपवाह हम उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने झीलों के बारे में, नदियों के बारे में, उत्तर भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। और अब हम इस चैप्टर में नदी प्रदूषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम नदी प्रदूषण को विस्तार से पढ़ेंगे, क्या नदी प्रदूषण होता है। और इससे पहले जो हमने इस वीडियो में जो इस चैप्टर में पढ़ा है वह मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो गोदावरी नदी है वह दक्षिण भारत की गंगा भी बोली जाती है और वह इतनी बड़ी है, 1500 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा के कुछ भाग में और आंध्र प्रदेश के भाग में बहती है। और ये पूरा क्या कहते हैं दक्षिण भारत के काफ़ी क्षेत्र को सिंचित करती है। काफ़ी उपयोगी नदी है और बाद में जाके यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा, तापी के बारे में पढ़ा था, जो कि भ्रंश घाटियों में बहती हैं। और ये दो बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं, और जो एस्चुरीज है, जवाहर नद मुख है, उसका निर्माण करती हैं। और हमने झीलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सांभर झील है, नैनीताल है, वुलर है, डल झील है, लोकटक झील है, पुलिकट झील है, इन सब झीलों के बारे में पढ़ा था। तो इसके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं इन टॉपिक्स के बारे में, तो आप वीडियोस के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहे होंगे। और साथ ही साथ आप चैनल पे विजिट करके भी जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के भी इसको देख सकते हैं। ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अभी हम नदी प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। टाइम को बिना ख़राब करे हुए हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं और हम टॉपिक पे आते हैं। छोटा सा मैं बस ये बोलूँगा कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको कुछ बहुत ही अच्छा लाभकारी एक मेथड मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है ये इसके बारे में, और जिसको नहीं पता है वह ज़रूर वीडियो के एंड तक जाएं और उसको ज़रूर देखें। ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और आपको बहुत आगे बढ़ाएगा पढ़ाई में। तो नदी प्रदूषण क्या है, हम इससे शुरू करते हैं और अंत तक हम पहुँचते हैं वीडियो के, कि नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। अर्थात नदी जो है, आप देखिए कि नदी जो है एक तरीके से समझ लीजिए पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत है। इन पर्वतों से नदी निकली, या कोई भी घाटी है उससे नदी निकली। ठीक है, इस नदी में बहुत सारा जल है, बहुत सारा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके जल को हम इधर उधर विभाजित कर देते हैं। ठीक है, और ये नदी जो है ये अंत तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल बहुत कम जल हो जाता है इसके अंदर। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसका अच्छा जल निकाल देते हैं और जो अपने नाले हैं नदियों के अंदर वह डालते जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आप यमुना नदी देखेंगे, आप यमुना नदी दिल्ली में एंटर करने से पहले, दिल्ली में घुसने से पहले बहुत साफ जल है उसका। लेकिन आप जैसे दिल्ली के बाद आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाद में आप देखेंगे कि जो यमुना नदी है वो बिल्कुल काली दिखती है, बिल्कुल काली, जैसे कि कोई नाला हो। क्योंकि बड़े जो शहर है वे अपने औद्योगिक कचरे को यमुना नदी के अंदर या जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें डालते हैं, और हर जगह हर नदियों का यही हाल है। हम उसका अच्छा पानी यूज़ कर लेते हैं और उसको हम साफ़ करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उल्टा उसको हम गंदा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आयतन घटता जाता है। आयतन मतलब जो उसमें जो पानी का है, जो पानी का जो स्तर है वह, समझ लीजिए अगर उसमें, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, जो समझ लीजिए कि 1 लाख लीटर है पानी, लेकिन वह कम होता जाएगा, वो 80 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, 50,000 लीटर हो जाएगा, इस प्रकार से। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि उद्योगों द्वारा जो बचा हुआ जो
प्रदूषण, जो बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वह प्रदूषण के रूप में नदियों में मिलता है, जो कि बहुत जानलेवा है। अपरिष्कृत मतलब जो फिल्टर नहीं है, जो साफ़ नहीं किया गया, ऐसे कचरे को नदी में मिला दिया जाता है। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। नदी में क्या है, नदी में खुद भी सिस्टम है। नदी के अंदर जैसे मछलियां हैं, आपको पता है कि फिश होती हैं, और कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं। जैसे हमारे अभी आप वातावरण में देखेंगे कि वातावरण में पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वह हमें प्रदान करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें पेड़ पौधे हमारे प्राकृतिक फिल्टर है, जो कि प्रकृति को स्वच्छ करने का प्रयास करते हैं, स्वच्छ रखते हैं। इसी प्रकार से नदियों के अंदर भी जो जल तंत्र है उसके अंदर भी ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो कि विज्ञान में आपने पढ़े होंगे, जो कि उसके अंदर के जो गंदे तत्व है, जो प्रदूषण है, मतलब जो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए या हमारे जो जीवन के लिए अच्छे नहीं है, उनको चेंज कर देते हैं, उनको अच्छी चीज़ में बदल देते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार से नदियों में कूड़ा कचरा डालते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट डालते हैं, तब नदियों के जो खुद को ठीक करने की जो शक्ति है वह भी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। मतलब दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर बहुत सारा आप बहुत सारे जो कचरा है, बहुत सारे जो आप ये देखिए कि गंदगी है, उसको भी गंगा नदी साफ कर सकती है उसको लेकिन इतना ज़्यादा औद्योगिकीकरण, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो ये मिले हैं, जो उद्योग लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज़ लगी हुई है, और उसके अंदर का जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो गंदगी है, कूड़ा है, कचरा है, और शहरों की जो गंदगी है, वह सबकी सब नदियों में मिलाई जाती है, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। और नदियाँ में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन नदियों की क्षमता घट गई है। नदियाँ इसको ठीक करने का कार्य नहीं कर पा रही है। आप देखिए, योजनाएं लागू की गई है, क्या आपने कभी ऐसी कार्य को कभी आपने ऐसे कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी की प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? कुछ दो प्रश्न हैं। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। ठीक है, ये नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व था, ये जो ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा लिया था आपको। और जो इसमें है, आप देखिए कि इसमें नदी प्रदूषण के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। और इसमें मैं आपको बताऊँ, जैसे नमामि गंगे हैं, ठीक है, और नमामि गंगे मिशन में गंगा नदी को साफ करने का कार्य किया है। या जैसे अभी हमने जस्ट थोड़ा सा पहले ही हमने पढ़ा था कि जो नर्मदा नदी के लिए भी, नर्मदा को साफ करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे। देखिए, नर्मदा नदी के लिए यहाँ पे देखिए, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे, नमामि जैसे नमामि गंगे है, ऐसे नमामि देवी नर्मदे नाम की एक परियोजना भी प्रारंभ की गई है। तो आपको पता लगा, नमामि गंगे गंगा नदी के लिए, और नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, तो आपको ऐसे ये याद रहेगा। ठीक है, अब बहुत सारी नदियों के बारे में इसमें आप पढ़ पाएंगे। इस चैप्टर में बहुत सा चैप्टर है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है लास्ट में, जैसे अभी हमने बात की प्रदूषण के बारे में,
प्रदूषण को निपटाने के क्या 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 उपाय हो सकते हैं, ये आपको स्वयं भी पता होना चाहिए। हम जब स्वच्छ जल को व्यर्थ में व्यर्थ ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमें कोई आवश्यकता नहीं है तब भी हम पानी को चलाए जा रहे हैं, हम लोग खूब पानी वेस्ट कर रहे हैं, वह भी जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि स्वच्छ जल जो साफ पानी है फिर नदियों में तालाबों में नहीं बचा, हमने धरती में से भी सारा निकाल लिया है और सिर्फ गंदा पानी हम नदियों में भेज रहे हैं। तो जो नदी, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात की, गंगा नदी के पास इतनी क्षमता है कि 20 किलोमीटर फैले हुए क्षेत्र की गंदगी को भी साफ कर सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गंदगी गंगा में, यमुना नदी में डाली जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। हमें इस पर कार्य करना चाहिए। स्वच्छ जल का मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि पृथ्वी पर ही जीवन है। क्यों जीवन संभव है? क्योंकि यहाँ पर जल है और यहाँ पर वायु है। अगर यहाँ पर जल और वायु नहीं होती, यहाँ वायुमंडल नहीं होता, जलमंडल नहीं होता, तो बहुत यहाँ पे जीवन असंभव था। हम लोगों को जीवन के लिए जल चाहिए, वायु चाहिए, ठीक है। तो जल, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ गायब हो गई तो हम यहाँ पे जो ये दुर्लभ ग्रह है, जहाँ पे अनोखा जो ग्रह है, यह अनोखा नहीं रह जाएगा, यहाँ पे जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद में कुछ, जैसे अभी आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्न भी है। अभ्यास प्रश्न वैसे तो हम एंड में लेके आते हैं, लेकिन पूरा अच्छे से लेके आते हैं, लेकिन कुछ है तो मैं आपके सामने जो पढ़ा हुआ है तो मैं आपको कुछ प्रश्नों को दिखा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। वूलर झील, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन का राजस्थान, ऑप्शन ख पंजाब, ऑप्शन ग उत्तर प्रदेश और ऑप्शन घ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको पता होना चाहिए कि वूलर झील, डल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब जो है कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। तो आपको वूलर से याद रहेगा, वूल मतलब ऊन, और ऊन ठंड कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से स्थित? नर्मदा नदी बहुत ज़्यादा पूजनीय नदी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी, जो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर है, उसमें एक ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के बिल्कुल तट पर ही स्थित है। और बहुत मान्यता है, खंडवा में, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है खंडवा, वहाँ पे ये है, और नर्मदा नदी के वहीं पे ही है, तो बिल्कुल तट पे है। तो अमरकंटक, ये भी आप याद रखेंगे, अमरकंटक, इससे आपको याद रहेगा। अमरकंटक, अमर कौन है? परमात्मा तो है ही, और कंटक मतलब कंठ। तो आपको पता है कि किसने क्या कहते हैं विष पिया था? तो आपको पता है विष जो है वह शिव जी ने पिया था, और जब उन्होंने पिया तो पूरे विश्व को बचा लिया, एक तरीके से अमर कर दिया। तो आप इससे भी याद रखेंगे कि अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम है, तो आपको ये भी याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो झील है वह क्या है? मैं भी आपको थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको 3-4 ही दिख जाए। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? मतलब लवण मतलब नमक, जो नमकीन जल से है। सांबर झील, ख वूलर झील, ग ढल झील और घ गोविंद सागर झील। देखिए, सांबर झील जो है ये राजस्थान में है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा कि उत्तर भारत में काफ़ी जगहों पे जो नमक है उसकी आपूर्ति सांबर झील के द्वारा की जाती है। ये राजस्थान में है, और ये नमक वाली झील है। नमक, लवण, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सॉल्ट, सॉल्टी लेक, ठीक है। लवण सॉल्ट है, याद रखना आपको, ठीक है। लवण मतलब नमक वाली झील, सांबर झील, ठीक है, राजस्थान। ऑप्शन, ये प्रश्न 4 निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, आपको ये याद रखना, ठीक है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो भारत का जो ये नीचे का जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी है जो बहती है तो सबसे बड़ी है? ये है, मैं आपको बताऊँ, ये गोदावरी नदी है। गंगा गा से और गोदावरी भी गा से, तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो आप भूलेंगे नहीं कि जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है,
1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1500 किलोमीटर बहुत काफ़ी लंबाई है, ठीक है। और ये नदी आप प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ब्रंश घाटी से मैंने आपको बताया कि नर्मदा तापी नदियाँ जो है वह ब्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। जो तापी नदी है ये इसका सही उत्तर है, ठीक है, आपको याद रहेगा। और ये क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, जवारनाथ मुख, ठीक है। ये पानी को लेके अंदर चली जाती है समुद्र के, तो जो अपने साथ में जो भी इनकी तलछट गाद वगैरह होती है ये पानी उसमें अपने साथ ही नीचे ले जाती है। और इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे जो एस्चुरीज होती हैं वहाँ पे ये जो क्षेत्र होता है ये इसके लिए बहुत प्रसिद्ध होता है, बंदरगाहों के लिए, शिप्स के लिए, ठीक है। तो बहुत यूज़फुल और बहुत अच्छी वो है। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए जल विभाजक का कार्य ये जो है ये अभ्यास प्रश्न उत्तर है, इसको हम बाद में करेंगे, संक्षिप्त रूप में करेंगे, विस्तृत रूप में, और हम राइटिंग में क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे ताकि ये आपको सहायता करे, आप इसको आप वीडियो में देखते हुए इसको लिख भी सके। तो ये वीडियो यहीं तक थी, लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि लास्ट में जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जब पढ़ाई है आपकी कैसे अच्छी होगी मैं आपको बताता हूँ। जब पढ़ाई के लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसंट्रेशन ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर लेके आ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे सहज योग ध्यान की एक स्लाइड देख पा रहे होंगे। इस स्लाइड में जिस प्रकार से आप देखिए एक स्टूडेंट किस प्रकार से बैठा है शांत चित होके, और उसके चारों तरफ इतना शोर शराबा है, सब कुछ है, लेकिन उसका जो चित है, जिसका अटेंशन है, से अपनी पढ़ाई पर है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे जो आगे पीछे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और हम उनमें बिज़ी हो जाते हैं। हम अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम खेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए सहज योग हमें मेथड बताता है जिससे हम बैलेंस, अपने आप को बैलेंस रखते हैं। हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, और वर्तमान में रहते हुए अपना कंसंट्रेशन, अपने सही समय को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सहज योग आपके अंदर की शक्ति है, आप इसे जान सकते हैं। यूट्यूब पे आप ज़रूर लिखें कि सहज योग आत्म साक्षात्कार वीडियो, तो आपको सहज योग आत्म साक्षात्कार की वीडियो ज़रूर मिलेगी, जिसमें आपको श्रीमाता जी सहज योग के बारे में बताएंगे और आप महसूस कर सकेंगे अपने अंदर की शक्ति को। तो ज़रूर जो बच्चे बहुत पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने भविष्य को आगे उज्जवल देखना चाहते हैं, ज़रूर एक बार दिए गए जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाएं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं उसको ज़रूर टच करें और वो डायरेक्टली उस वीडियो से पहुंच जाएंगे। ये ज़रूर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा और आपकी ज़िंदगी की कामयाबी में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो रही होगी। हम किस और टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको वीडियो कैसी लगी, क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या इसमें हम जोड़ सकते हैं। आपके बताए गए जो भी सजेशन होंगे उसी से ही वीडियो अच्छी बनेगी और हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे पढ़ाई करते रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, और जो अभी आपको बताया गया है प्रयास कीजिए, एक बार ज़रूर उस पर विज़िट करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।